physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें हमने क्या क्या किया था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में और उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फिर हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किया था और उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये सब हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे दैट इज द क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब क्यूरी लॉ क्या होता है मैग्नेटिज्म में, देखो जो क्यूरी लॉ वो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आई होती है, मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी जो होती है मैग्नेटिक मटेरियल वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट तो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंडक्शन पी। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये आई, ये पहले तो किस पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक इंडक्शन बी पे। जितना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतनी ही ज्यादा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी, यानी उतनी ही ज्यादा उसके अंदर रखे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेगा। ठीक है, तो यानी फर्स्ट केस तो हमारा ये आया कि इसमें जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सेकंड क्या होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर पे। देखो जब हमने शुरू में मैग्नेट का जब हमने शुरू किया था तो हमने बताया था कि शुरू में ऐसे माना गया था कि हमारी अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन बाद में ये जो हाइपोथेसिस आया ये कैंसिल हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, और जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नहीं रह सकता। इसीलिए यहाँ पे देखो जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जहां पे हमारा टेम्परेचर कम होगा ना, वहां पे हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा होगी। तो सेकंड क्या है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया इसने टेम्परेचर के ऊपर। फर्स्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक इंडक्शन बी, एंड सेकंड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल का टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्यूरी लॉ आया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंडक्शन बी, एंड आई जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब देखो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को अगर ऐड कर दें, मान लिया इन दोनों फैक्टर को हमने ऐड किया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसा हमने किया। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी देखा था कि हमारा जो बी होता है ना, बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच बी होता है। देखो हमने ये रिलेशन हम कर चुके हैं ना, बी इज इक्वल टू म्यू एच, यानी हमारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन बी है वो एच पर भी डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के। यानी हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाय टी। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लिया हम यहाँ से आई बाई एच, तो यहाँ से अगर आई बाई एच करें, आई इस एच को नीचे ले जाए और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय टी। ठीक है, यहाँ से देखो आई बाई एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स था वो हमें क्या दे रहा था, इंटेंसिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों का रेशियो हमें क्या बता रहा था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं ना। Ratio of the intensity of magnetization to the magnetizing force is a magnetic susceptibility where it is represented by charge। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से ये ऐसे आ गया क्योंकि आई बाई एच इसको नीचे ले आए। मान लिया इसको हम इक्वेशन सेकंड ये होगी, इसको हम थर्ड कर देते हैं और इसको हम फोर्थ कर देते हैं, है ना, फोर्थ इक्वेशन होगी। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो आई बाई एच हमारा, यहाँ से हम इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिख सकते हैं और इज इक्वल टू यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके आ जाएगा, 1 बाय टी। अगर हम 1 को यहाँ पे अगर हम सी को अगर हम 1 को एक कांस्टेंट रख ले, मान लिया उसको हम सी रख लेते हैं। ठीक है, वेयर सी इज द क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर पे, और सी हमारा क्या है, दैट इज ए कांस्टेंट। इट इज ए कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड ए क्यूरी कांस्टेंट, सी। ठीक है, क्यूरी कांस्टेंट है ये। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो इंटेंसिटी जो अकॉर्डिंग टू जो क्यूरी लॉ आया वो क्या आया, चाहिए यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी बाय टी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर पे। जहां पे हमारा टेम्परेचर कम होगा वहां पे हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इनको जैसे ये जो क्यूरी लॉ है ना, ये जो है थर्मामीटर्स पे, मैग्नेटिक जो थर्मामीटर होता है ना उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक थर्मामीटर क्या होंगे, जितना ज्यादा कम टेम्परेचर पे हम उसको यूज करेंगे, कम से कम टेम्परेचर पे यूज करेंगे
करेंगे तो हमें वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू देगा। तो क्यूरी लॉ का यूज हम किस में करते हैं, जो हमारे मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स होते हैं ना, उसमें हम इस क्यूरी लॉ की इक्वेशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी C/D। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आया, chi m जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, तो ये हमारा क्यूरी लॉ था। क्यूरी लॉ क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो दो चीजों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है मैग्नेटिक इंडक्शन B पे। जितना ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा उतनी ज्यादा हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी। और सेकंड डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, दोनों को इक्वेशन रखा, दोनों को हमने ऐड किया, B/T कर दिया। ठीक है, यहाँ से B हमें पता है μ/h होता है, इसलिए हमने B की जगह पे h रख दिया। ठीक है, तो h/T, यहाँ से I के नीचे h लिया है, तो ये हमारा जो रेशियो होता है ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, इसलिए हमने chi m रखा और यहाँ से 1 को एक कांस्टेंट C दिया और C हमारी क्या थी, क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा था क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द हिस्टैरिसीस कर्व। अब देखो हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है, देखो जो हमारा हिस्टैरिसीस कर्व आएगा ना, उसमें हमें पता चलेगा, उसमें हम रेशियो लेंगे I यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एंड जो मैग्नेटाइजेशन फोर्स था दैट इज H। ठीक है, उनके बीच में हम देखेंगे कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा। और देखो हमने जो एक क्यूरी लॉ किया था ना, उनका जो ये क्यूरी लॉ में जो एक ग्राफ आता है, देखो उससे पहले हम एक ग्राफ देखेंगे क्यूरी लॉ में। देखो इसमें जो ग्राफ बनता है ना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच में एंड H/T के बीच में ग्राफ बनेगा। ठीक है, देखो इसमें जो ग्राफ बनता है ना क्यूरी लॉ में, वो किस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है। यानी अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे तो मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो h/T जो हमारा क्यूरी लॉ में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम वैल्यू देगा जहां पे टेम्परेचर हमारा कम होगा। ठीक है, तो इनके बीच में इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे हिस्टैरिसीस का। वो हमें क्या देगा, रेशियो ऑफ मतलब ग्राफ बिटवीन I एंड H। ठीक है, हिस्टैरिसीस कर्व, देखो हिस्टैरिसीस कर्व क्या होगा। देखो हिस्टैरिसीस जो कर्व होता है ये एक तो ग्राफ होता है किस किस के बीच में, I एंड H के बीच में। देखो ये आ गया, मान लिया हमारा I और ये आ गया हमारा H। देखो इनके बीच में ग्राफ जो हमारा हिस्टैरिसीस कर्व होगा ना I और H के बीच में बनेगा। इस साइड हमारा नेगेटिव H है, इस साइड हमारा नेगेटिव I। ठीक है, अब देखो, अब ये हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। देखो हिस्टैरिसीस कर्व, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या थे, जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे थे ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस थे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये क्या है, एक तरीके से, क्योंकि ये ग्राफ बनेगा ना इसमें, तो ठीक है, यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, पहली बात तो ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बीच में ग्राफ बनेगा I और H के बीच में। देखो ये हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है, देखो हमने क्या किया, मान लेते हैं कि हमने एक सोलेनोइड ले लिया या फिर टोरॉइड, कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया हमने क्या ले लिया, एक तरीके से सोलेनोइड ले लिया। सोलेनोइड कुछ इस तरीके का होता है, मान लिया हमने सोलेनोइड ले लिया यहाँ। ठीक है, शुरू में हमने क्या किया, इसके अंदर एक स्पेसिमेन रखा, मान लिया इस तरीके का स्पेसिमेन रख दिया। शुरू में जो ये सोलेनोइड है इसके अंदर से हमने कोई करंट पास नहीं करवा रहे हैं, यानी I इज इक्वल टू हमारा क्या है, 0। ठीक है, करंट 0 है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ नहीं होगा। करंट 0 है, I 0 है हमारे पास। अगर I 0 है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन
मैग्नेटाइजेशन भी कुछ नहीं होगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो है, इसका मतलब हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन में भी जीरो होगा, बी जो जीरो होगा। और अगर बी जीरो है तो डेफिनेटली हमारा जो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो भी कुछ वैल्यू नहीं देगा। यानी शुरू में बात आ गई इस ओरिजिन ओ पर, ये हमारा ओ है, ठीक है। शुरू में हमने क्या किया, जो हमने स्पेसिमेन लिया उस सोलेनोइड के अंदर से हमने मान लिया कि उसके अंदर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। उस पॉइंट पर उस टाइम पे हमारा ये जो स्पेसिमेन है मान लिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा, कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं। फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे करंट को इंक्रीज करना शुरू किया। क्या किया, शुरू इंक्रीज, जैसे हमने इसको इंक्रीज किया तो ये ठीक है। तो यहां से इसका ग्राफ बना कि हमने, क्योंकि पहले हमने क्या किया था जीरो, उसके बाद हमने इंक्रीज किया तो यहां से ये कुछ इस तरीके से हमारी इंटेंसिटी, जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ने के साथ हमारा मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी बढ़ेगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़िया, मान लिया। उसके बाद हमने करंट को और ज्यादा इंक्रीज किया। अब देखो हर एक चीज की लिमिट तो होती है, अगर हम इस लिमिट के बाद अगर हम करंट को बढ़ाना चाहेंगे तो उस पॉइंट पे जाके ये जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको कितना भी करंट उसको दे लें, उसके बाद इससे आगे ग्राफ नहीं जाएगा। यानी ये हमारा क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट, जहां पे आके मान लिया इस पॉइंट को हम ए मान ले, यहाँ पे आके मान लिया वो यहाँ पे कहीं आके कांस्टेंट हो गया, सैचुरेट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये कांस्टेंट दिखाएगा चाहे हम कितना भी करंट को इंक्रीज कर लें। यानी ये हमारा क्या हो गया, एक सैचुरेशन पॉइंट। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ के बाद अगर हम इंक्रीज करेंगे तो नहीं, यहाँ से मतलब ग्राफ आगे नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बढ़ाने से तो कुछ काम हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको करंट को शुरू में हमने बहुत ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू दे दी थी और इसके बाद ये आगे नहीं दे रहा था, ये हमें सैचुरेशन पॉइंट मिल गया था। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब बढ़ाने से तो कुछ बात हो नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। अब हम करंट को डिक्रीज करना शुरू करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि हम करंट को डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो ये ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर हमारा जो है आई, अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लिया हमने देखो बहुत ज्यादा करंट दिया, ठीक है। अगर हम देखो वायर में भी ऐसा कह सकते हैं कि हमने वायर को बहुत ज्यादा करंट दिया, उसके बाद हम उसमें करंट जो है डिक्रीज करना हमने शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें मैग्नेटिक जो करंट है, जो हमने करंट दिया वो तो कम हो सकता है अगर हम डिक्रीज करें, लेकिन जो उसने फील्ड बनाया है वो तो खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी जो है, इंटेंसिटी जो है वो कम नहीं होगी। हमारा जो ये है, जो ये हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो हमारी कम नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट अपना करंट छोड़ के ही जाता है ना। फोर्स बेशक मैग्नेटाइजिंग फोर्स बेशक जीरो हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट जीरो नहीं हो सकता। पहले हमने बहुत ज्यादा करंट हम दे चुके हैं, इसलिए ये अपना इफेक्ट को जीरो नहीं होने देगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बी है, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया, अब ये जो यानी हमारा जो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वो हमने करंट को डिक्रीज किया, लेकिन फिर भी उसने अपने करंट को मतलब जीरो नहीं होने दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारी क्या कहलाती है, दैट इज द रिटेंटिविटी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच रिटेन, देखो रिटेंटिविटी जो ये प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई, तो यहाँ से जो OB आया ना, OB वो हमें क्या, वो क्या है, रिटेंटिव है, रिटेंटिविटी। अब रिटेंटिविटी क्या होती है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रिटेन its to retain its magnetism even when मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज रिड्यूस, या हम सीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीज मतलब रुक गई हो,
तो ये हमारी क्या होती है, इरिटेंटिविटी क्या होती है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, या सब्सटेंस बोल सकते हैं, विच रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म, जो अपना मैग्नेटिज्म रखती है अगर हम उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को भी रिड्यूस कर दें या फिर सीज कर दें। ठीक है, सीज बोल सकते हैं, रिड्यूस नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने एक तरीके से सीज भी की है ना। ठीक है, तो ये हमारी होती है रिटेंटिविटी, जहां पे, या फिर हम इसको इजीली ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा बेशक हम उसमें मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को अगर हम सीज भी कर दे तो। ठीक है, तो यहां से जो ओपी पॉइंट है वो हमें क्या देगा, रिटेंटिविटी। अब देखो यहां से हमने क्या किया, हमने डिक्रीज किया, फिर हम क्या करते गए, डिक्रीज करते गए। अब यहां से देखो ये जो वैल्यू आई, ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी यहां से, अब ये जो वैल्यू आई कैसे, ये क्योंकि इसको हमने पॉइंट बी माना था। अब देखो हमारा जो ये, अब क्योंकि हमें पता है कि अब इसमें कुछ ना कुछ तो इफेक्ट रह गया, मैग्नेटिज्म रह गया, अब हमें क्या चाहिए, बिल्कुल ही मतलब हमें पूरा ही हटाना है जो मैग्नेटिज्म बना है। अब हम क्या करेंगे, इसको और भी ज्यादा क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। हमने करंट को और ज्यादा डिक्रीज किया कि शायद ये जो हमारा पहले था सेम वैसे ही हो जाए जैसे हमने जीरो में किया था। अब ये जब हमने इसको डिक्रीज किया यहाँ से, तो फिर भी इसने क्या किया, यहाँ से ये हमारा पॉइंट बी था, इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इसको हम पॉइंट यहाँ पे आके पॉइंट सी मान लेते हैं। अब जो ये पॉइंट ओ सी है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने और भी ज्यादा डिक्रीज करना शुरू किया लेकिन फिर भी उसमें क्या रह गया, हमने उसमें क्या मैग्नेटिज्म रह गया ना, उसको और भी ज्यादा करंट डिक्रीज किया। पहले हमने डिक्रीज करके देखा फिर भी नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और ज्यादा डिक्रीज किया तो यहाँ से हमें एक सी पॉइंट मिला। अब ये जो ओ सी पॉइंट है, यहाँ से देखो हम इसमें यहाँ पे लिख देते हैं ओ सी पॉइंट। अब जो ये ओ सी पॉइंट है ये हमें क्या दे देगा, ओ सी, ये हमें दे देगा कोरेसिविटी। यानी कोरेसिविटी हमें क्या होती है कि हम कितना उसको माइनस एच देंगे, मतलब माइनस एच मतलब यहाँ पे देखो माइनस एच ही तो हो गया ना एक तरीके से। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि हम उसमें और कितना ज्यादा करंट डिक्रीज करें कि हमारा जो सब्सटेंस है वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, तो कोरेसिविटी क्या होती है, इट इज, सॉरी यहाँ पे तो ग्राफ आएगा ना, कोरेसिविटी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू डीमैग्नेटाइज ए मटेरियल। यानी हमें क्या है कि हम उसको कितना, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कितनी हमें माइनस इंटेंसिटी, यानी हम कितना माइनस एच दें कि उसका जो हमारा जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, है ना। तो यहाँ से कोरेसिविटी क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी टू डीमैग्नेटाइजिंग ए मटेरियल, यानी हमें उस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितनी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हमें देनी पड़ेगी, वो हमारी होती है कोरेसिविटी। क्योंकि अब तक हमारा जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो पूरे तरीके से अभी तक डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ था, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे जो OC है वो कोरेसिविटी वैल्यू देगा, यानी हमें कितने माइनस एच देना पड़ेगा या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी देनी पड़ेगी कि हमारा सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से हमने करंट को डिक्रीज किया, अब हम क्या करेंगे, करंट को और ज्यादा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, जब हम करंट को और ज्यादा डिक्रीज करेंगे तो देखो यहाँ से हमारा जो ग्राफ बनेगा, तो यहाँ से देखो इसको हम ऐसे इस ग्राफ को पूरे इस तरीके से इंक्रीज कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से हमने ये देख लिया था कि कोरेसिविटी यहाँ से, मान लिया सी पॉइंट को हम देखो यहाँ से इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे, है ना, इसको हम सी मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे फिर से एक लिमिट आई सैचुरेशन की, इसके बाद हम करंट को अगर डिक्रीज करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा फिर से क्या आ गया, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। यानी अगर उसके बाद हम करंट को और ज्यादा डिक्रीज करेंगे तो उसके बाद कोई डिक्रीज नहीं होगा, है ना, करंट में। अब यहाँ पे फिर से सैचुरेशन आ गया, फिर से हमने क्या किया, फिर से हमने करंट को इंक्रीज करना शुरू किया। देखो ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। अब ये जो प्रोसेस, ये जो आया यहाँ पे, इसको ऐसे कर देते हैं।
अब ये जो यहाँ पे आएगी फिर से हमें क्या दे देगा, दैट इज द रिटेंटिविटी, है ना। रिटेंटिविटी फिर से देगा, मान लीजिए इस पॉइंट को अगर हम डी मान लें, फिर से ये हमें रिटेंटिविटी देगा कि इसके बाद अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद मतलब ये रिटेंटिविटी की पॉइंट आ गया था ना, उसके बाद या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिर से और इंक्रीज करेंगे तो इस तरीके का बनेगा और ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो हमारा जो हिस्टेरेसिस कर्व यानी इस पॉइंट के बाद जो है तो हमारा जो है ग्राफ जो है रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद जो ग्राफ है वो रिपीट यानी सेम वही रिटेंटिविटी कोरेसिटिविटी सेम प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा था हिस्टेरेसिस कर्व। देखो शुरू से इसको, ये हमारी जो प्रॉपर्टी होती है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे शुरू में हमने करंट 0 लिया, शुरू में हमारा करंट 0 था, उसके बाद हमने क्या किया, करंट को इंक्रीज करना शुरू किया, सोलेनोइड लिया था हमने। अगर हमने करंट को जैसे इंक्रीज करना शुरू किया तो यहाँ से हमारा करंट इंक्रीज हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा है दैट इज ए सैचुरेशन पॉइंट। अगर उसके बाद हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या किया, करंट को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या करना था, डिक्रीज करना था, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। अब हमने क्या किया कि करंट को हम डिक्रीज करके देखते हैं, डिक्रीज करके देखा तो यहाँ पे जो पॉइंट आया बी, ये जो ए बी पॉइंट मतलब जो ओ बी पॉइंट है ये हमें क्या दी, इसने रिटेंटिविटी दी। रिटेंटिविटी मतलब क्या होती है कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म इवन व्हेन ए मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज सीज्ड। अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी सीज्ड हो जाती है तो भी हमारा जो है मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन गया था, है ना, क्योंकि करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड आ गया था ना। अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारा ओबी पॉइंट है ये इसने हमें मैग्नेटिक फील्ड दे दिया था, डिक्रीज करने के बाद में हमारे मटेरियल में जो है मैग्नेटिक इफेक्ट था। फिर हमने क्या किया, उसको और डिक्रीज करना चाहा ताकि वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ चुका था हमारे सब्सटेंस के अंदर वो तो हमें बिल्कुल ही हटाना था। अब यहाँ से फिर हमने क्या किया, और भी ज्यादा करंट को डिक्रीज करना शुरू किया। अब पॉइंट सी पे आके इसने हमें ओ सी जो वैल्यू आई थी हमें कोरेसिविटी दे दी थी। कोरेसिविटी क्या थी कि हम इसमें कितनी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी दें ताकि हमारा जो करंट है वो मतलब जो सब्सटेंस है वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, है ना। तो यानी हम कितना माइनस एच दें, तो हमने देखो ये माइनस एच दिया। यहाँ पे आके फिर से हमारे पास लिमिट आ गई कि इसके बाद तो हमारा कितना ही डिक्रीज कर ले कुछ इफेक्ट नहीं होना। ये हमारा फिर से सैचुरेशन पॉइंट आ गया। फिर से यहाँ से ये जो ग्राफ है इस तरीके से आगे रिपीट होता जाएगा और पूरा ये साइकिल जो है ऐसे चलता है, ठीक है। यानी ये जो ग्राफ होता है ना ये आई और एच के बीच में होता है और ये प्रॉपर्टी होती है इट इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें रिटेंटिविटी और जो कोरेसिविटी थी इसमें दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, मतलब टर्म्स आती हैं रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा था हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ से। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो हमारी एनर्जी डिसिपेटेड मतलब हमारी कितनी एनर्जी यूज होती है इस हिस्टेरेसिस कर्व में, ठीक है, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।